हेलो स्टूडेंट्स। तो आप आज हमने शुरुआत कर दी है पार्ट 2 की, अध्याय 2 की, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन समीकरण है। तो हम चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से हम देखेंगे कि जो डी वाला है वो भी गलत है, सी वाला वो भी गलत है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इसमें न तो बराबर है और इसमें बराबर है, एक्स भी है, लेकिन इसमें ये जो लेस देन वाला है, इससे बड़ा इससे छोटा, ये चिन्ह के कारण ये समीकरण में नहीं बैठ रहा है। इसमें बराबर है लेकिन इसमें एक्स नहीं है, इसलिए समीकरण नहीं है। और जो ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें बराबर भी है और एक्स भी है, तो ये समीकरण की परिभाषा इसमें स्पष्ट रूप से पूरी दिखाई दे रही है, इसलिए हमारा जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। तो हम क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 3x+2 बराबर 13 में x का मान क्या होगा। मतलब इसमें हमें x का मान बताना है। तो चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन हम इस समीकरण से डायरेक्ट तो x का मान नहीं बता सकते, हमें इस समीकरण को पहले हल करके देखना पड़ेगा कि इसका जो रियल में जो मान है, इसकी वैल्यू है क्या है x की। तो देखते हैं, 3x+2 बराबर 13। तो पहले पक्षपात करेंगे तो ये दो इधर चला जाएगा, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर 3x बराबर आया हमारा, 13 में से दो गए तो 11। फिर x बराबर ये तीन इधर गुणे में अगर बराबर के इधर जाएंगे तो ये 11 के बट्टे में चले जाएंगे, भाग में आ जाएंगे, तो x बराबर 11/3। तो x बराबर 11/3, चारों में से जो डी वाला ऑप्शन है वो हमें परफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल सही है। तो दूसरे का जो है डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 3 है, जो कि है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब क्या, जैसे कि हमने देखा है उदाहरण के लिए कि 3x+2 बराबर 5। ठीक है, तो ये एक चर वाला है, मतलब जिसमें एक चर है x। अगर इसमें y भी होगा तो ये दो चर हो जाएंगे, और अगर इसमें z भी हो जाएंगे तो ये तीन चर हो जाएंगे। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इसके कितने हल होंगे, ऑब्वियसली बात है, अगर इसमें एक ही है, सिर्फ एक से ही है, तो इसमें मान भी सिर्फ x का ही आएगा। देख लेते हैं फिर भी, 5 - 2, तो x बराबर 3/3। ठीक है, तो x का मान एक आया, मतलब इसका एक ही मान आया, तो इसका केवल एक हल होगा। ठीक है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, हमेशा एक ही हल होते हैं, केवल एक हल। तो बी वाला जो हमारा ऑप्शन है वो सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 16/7 है। यदि एक संख्या 11/7 है तो दूसरी संख्या कौन सी है। तो हमें दूसरी संख्या तो पता ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी संख्या को निकालने के लिए हमें मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे कि माना कि दूसरी संख्या x है, तो उस x और 11/7, पहली संख्या 11/7 है, तो इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 16/7। ठीक है, तो हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए जो 11/7 है इसको उधर पहुंचाएंगे, तो उधर जाने पे 11/7 अभी प्लस का है, उधर आया तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये साथ साथ का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, सात में सात का भाग दिया, एक आया, उस एक का 16 के साथ गुणा किया तो क्या आया, 16, माइनस की जगह माइनस। सात में सात का भाग दिया, एक आया, उस एक का 11 के साथ गुणा किया। ठीक है, अब इसी स्टेप को आगे हल करते हैं, तो हम पाते हैं कि 16 में से 11 गए तो 5, 5/7। 5/7 देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा है, सी वाला 5/7 है, मतलब सी वाला हमारा उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चौथे का सी। अगला प्रश्न, पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पांचवा जो है प्रश्न है कि किसी संख्या के तिगुने में 15 जोड़ने पर त्रियाणु प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा सा हल करके देखना पड़ेगा कि, और सवाल को समझना पड़ेगा। किसी संख्या के तिगुने में, अब किसी संख्या मतलब कौन सी संख्या, मान लो कि वो संख्या x है, तो x का तिगुना, तिगुना मतलब 3x, 3x में 15 जोड़ने पर त्रियाणु प्राप्त होते हैं, ये त्रियाणु प्राप्त होते हैं, तो संख्या कौन सी है। अब हमारे पास उसने जैसा कहा, हमने ऐसा समीकरण बना दिया पूरा।
तो अब इसका x का मान निकालना है हमें, सिंपल सी बात है। तो x का मान निकालने के लिए 15 को इधर पहुंचाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 15, और 93 में से 15 गए तो 13, 13 में से 5 गए तो 7। ठीक है, 7 ने 5 13 होते हैं, 7 और 5 और 13, 13 में से 5 गए तो 8 बचेंगे। ठीक है, 13 में से 5 गए तो 8 बचेंगे। उसके बाद ये इधर हो गया 8, 8 में से 1 गए तो 7। ठीक है, तो x बराबर 78/3, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचा, ये हो गया 3 छंग 18। तो x बराबर 26 आया। मतलब वह संख्या कौन सी है? 26। 26 कौन सा है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, पांचवे का ए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो हमारा छठा प्रश्न है कि हल कीजिए 5x-3 बराबर x+2। ठीक है, ये समीकरण है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिया गया समीकरण, और ऐसा करके जो समीकरण दिया है उस समीकरण को हम पहले उतार लेंगे। अगर इसमें पहले से बराबर दिया तो हमें इधर बराबर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बराबर नहीं रहता है पूरे समीकरण में तो हम इधर बराबर लगा देते। ठीक है, अब हमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम पक्षपात करते हैं, यानी x वाले एक साइड बिना x वाले एक साइड। अब ये x बराबर के इधर तो ये प्लस का है, अब इधर आएगा ये x तो माइनस का हो जाएगा। बराबर के नीचे बराबर 2, अब ये 3 इधर था, ये माइनस का इधर आया तो ये 3 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 5x में से एक x गया तो 4x बचेगा। तो 2 और 3 कितने हो गए? 5। तो x के साथ जो 4 है वो x के गुणे में है। अगर वो 4 बराबर के उधर जाएगा तो 5 के भाग में चले जाएगा, यानी 5 के बटे में चला जाएगा। तो 5/4 हमारा जो है आंसर है। ठीक है, समझ में आया? तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सातवें प्रश्न की ओर। तो हमारा सातवां जो प्रश्न है, सवाल है, वो है कि किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम -3 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें पहले सवाल को अच्छे से समझना होगा। अगर हमने सवाल को अच्छे से समझ लिया तो उत्तर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो किसी संख्या मतलब कौन सी संख्या है हमें पता नहीं है, तो हमें मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे कि माना वह संख्या क्या है? x है। माना वह संख्या x है। तब प्रश्नानुसार, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। उस संख्या का हमें पता चल गया है कि वह संख्या x है, हमने मान ली है। तब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। वो बोल रहा है कि उस संख्या को 8 से भाग दिया जाता है, तो x को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम -3 प्राप्त होता है। परिणाम मतलब बराबर में -3 मिलता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो 8 इसके भाग में है x के, अगर इस 8 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये गुणे में हो जाएगा, सामने वाली संख्या के -3 के गुणे में चला जाएगा। तो x बराबर -3 और 8, 8 या 24, x का मान आया -24। तो अपन लिखेंगे आखिरी में यहाँ पे कि अतः अतः वह संख्या -24 है। ठीक है, हमसे जो पूछा गया है हम वो बता भी देंगे लिख के, अतः वह संख्या -24 है। तो ये हमारा उत्तर है। तो प्रश्न 7 समझ में आया। अब हम प्रश्न 8 की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8। तो हमारा अगला प्रश्न 8वां है, और 8वां प्रश्न ये है कि रमेश ने एक संख्या सोची, उसका 2 गुना किया और उसमें 20 जोड़ा, तो परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? मतलब प्रश्न तो ऐसा आ रहा है कि जैसे हम जादूगर है कि संख्या रमेश सोच रहा है और बताना हमें है। तो ठीक है, हम जादूगर ही सही, क्योंकि गणित तो एक जादू है। ठीक है, तो उत्तर आपके सामने आएगा। रमेश के मन की बात को जानते हैं हम। तो रमेश ने एक संख्या सोची, तो हम करेंगे कि माना
रमेश ने एक्स संख्या सोची। ठीक है, एक्स संख्या सोची। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, क्योंकि प्रश्न वाला हमें जैसे जैसे बता रहा है हमें उससे जैसे उसके अनुसार चलना है। तो प्रश्नानुसार क्या है कि उसका दो गुना किया, यानी एक्स का दो गुना किया तो 2x हो गया। ठीक है, अब उसमें क्या जोड़ा, उसने 20 को जोड़ा। तो परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर, परिणामी मतलब ये जो परिणाम आया है उससे किससे भाग दिया, 25 से भाग दिया, तो क्या प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। तो ये 4 प्राप्त हो गया। अब हमारे सामने एक समीकरण बन गया है, उस समीकरण को हमें हल करना है तो उत्तर हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले 2x प्लस 20 बराबर 4 है। तो जो 25 इस संख्या के नीचे है, भाग में है, अगर हम इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये गुणे में हो जाएगा सामने वाली संख्या के, ये गुणे में चला गया। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम पक्षपात करेंगे, यानी x वाले x तरफ आ जाएंगे और बिना x वाले उस तरफ चले जाएंगे। तो 2x बराबर 25 चौक 100 हो ही जाएंगे। 20 इधर है, प्लस का है, इधर आया तो माइनस का हो ही जाएगा। ठीक है, अब 100 में से 20 गए तो कितने बचेंगे, 80 बचेंगे। अब इस x के साथ दो गुणे में थे, अगर इस दो को हम उधर ले जाएंगे बराबर के तो सामने वाली संख्या के भाग में चले जाएंगे। ठीक है, तो 2/80, तो इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8 और जीरो तो जीरो बची। तो x बराबर क्या आया हमारा, 40। मतलब x का मान क्या आया, 40। 40 जो है हमारा क्या है, परफेक्ट आंसर है, उत्तर है। ठीक है, तो आप लिख देना बाद में कि अतः वह संख्या 40 है, अतः वह संख्या 40 है। ठीक है, ऐसा लिख देना, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। और 8वां सवाल समझ में आ गया हो तो हम 9वें सवाल प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल 9वां है, जो कि है कि 10 के दो क्रमागत गुणजों का योग 210 है, तब इनमें से छोटा गुणज क्या होगा। ठीक है, तो 10 के दो क्रमागत गुणज तो हमें को इन्हें मानना पड़ेगा। माना पहला गुणज क्या, 10x, और दूसरा गुणज किसको मानेंगे, 10x प्लस 1 को। तब प्रश्नानुसार हम चलेंगे, तो प्रश्नानुसार चलने पर क्या होता है देखते हैं हम आगे। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि इन दोनों दो क्रमागत गुणजों का योग कितना है, 210। तो 10x धन 10x प्लस 1 बराबर 210। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो 10x प्लस, इसका गुणा इसमें हो जाए, 10x प्लस 10 का गुणा 1 में, तो 10 बराबर 210। 10x और 10x 20x, 210, ये 10 इधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर के नीचे बराबर। x 210 में से 100 गए, 10 गए तो 200, और ये 20 इसके साथ गुणे में इधर आए तो भाग में चले जाएंगे। 0 से 0 दो एकम तो 2 ही धाम 20। तो x का मान क्या है हमारे पास, 10। और उसने बोला कि उसने हमसे पूछा कि इनमें से छोटा गुणज क्या होगा। तो एक गुणज तो ये है और एक गुणज ये है, तो छोटा गुणज तो 10x है। ठीक है, तो 10x है, तो 10 तो हमारे पास है ही सही, लेकिन x का मान क्या है, 10 है। तो x की जगह हम 10 रख देते हैं, तो ये इसका गुणा इसमें होगा तो क्या आएगा, 100। तो हमारा उत्तर आया 100। छोटा गुणज क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, ये इस प्रकार होगा 9वां क्वेश्चन। अब हम 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 10वें सवाल की ओर। तो अगला सवाल है हमारा 10वां सवाल है कि x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे सामने एक आयत भी दे रखा है और उसमें उसकी चौड़ाई दे रखी है, उसकी लंबाई दे रखी है, तो कुछ समीकरण रूप में दे रखी है, तो हम उसको सिंपल करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आयत का परिमाप का सूत्र है, आयत का परिमाप का सूत्र है कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई।
लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है। अब आयत का परिमाप कितना है? आयत का परिमाप 186 सेंटीमीटर है, जो कि हमें दिया गया है। 2 गुणे लंबाई कितनी है? 2x प्लस 66 प्लस चौड़ाई कितनी है? 5x प्लस 6। ठीक है। तो 186 बराबर 2 गुणित 2x और 5x कितने हो जाएंगे? 7x हो जाएंगे। 66 और 7 कितने हो जाएंगे? 6 और 6 12 का 2 हासिल 7 72 हो जाएंगे। ठीक है। तो ये स्टेप हमारी यहां तक हो गई। उसके बाद इस 2 को इधर भेज देंगे तो 186 के भागित में आ जाएगी। तो उससे क्या है कि ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 2 तिया 6, तिरयाणु आ गए। ठीक है। अब ये जो तिरयाणु आए ये बराबर में हो गए 7x प्लस 72 के। 7x प्लस 72 के बराबर में आ गए। अब तिरयाणु में से 72 चले जाएंगे। 72 इधर इधर आए तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है। अब 3 में 2 गया तो 1, 9 में 7 गया तो 2, और इधर है 7x। तो 21 के नीचे 7 आ जाएंगे। तो 7 एकम 7, 7 या 21, तो हमारा x का मान आया 3। तो x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर है? तो अपन लिखेंगे कि x बराबर 3 के मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया। इसको आप उत्तर को ऐसे करके भी लिख सकते हो कि x बराबर 3 के मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर है। ठीक है। आया समझ में? कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम अगले सवाल की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11 है। तो 11वां प्रश्न क्या है कि एक बढ़ई एक पलंग बनाने के लिए 2600 रुपये लेता है। तो इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत 1100 है। तो था मजदूरी 200 रुपये प्रति घंटा है, तो बढ़ई ने कितने घंटे कार्य किया? अब सवाल तो थोड़ा सा उलझाने जैसा है ना? तो उसकी बात को समझना कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले एक बढ़ई ने पलंग बनाने के लिए 2600 रुपये लिए। ठीक है। तो लागत हो गई अपनी, लागत नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे कि मूल पूंजी बोल दो। 2600 रुपये उसने ले लिए। अब उसमें लागत कितनी हो गई? 1100 की लागत हो गई। ठीक है। लागत हो गई हमारी 1100 की। ठीक है। तब मजदूरी 200 रुपये प्रति घंटा है। मजदूरी हो गई 200 रुपये प्रति घंटा। एच का मतलब होर होता है। होर अंग्रेजी शब्द का एच ले लिया हमने, घंटे की जगह हमने होर ले लिया, प्रति घंटा। तो बड़े ने कितने घंटे कार्य किया? तब हम देखेंगे कि जो 2600 थे उसमें से इसने लागत तो 1100 हो गई, तो ये तो माइनस हो ही जाएंगे। तो कितने बचेंगे? 1500 बचेंगे। ठीक है। अब 1500 रुपये बचे। अब उसने 200 रुपये प्रति घंटे की दर से काम किया है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो 1500 है उसमें भाग दे देंगे 200 का। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 2 एकम 2, 2 साती 14, एक बच्चा भाग नहीं जाए इसकी शून्य, 2 पंजे 10, तो 7.5। या तो उसको आप 7.5 लिख दो, 7.5 घंटे कार्य किया। या तो आप इसको 7 सही 1/2 घंटे ये भी लिख सकते हो, दोनों सही है। 7 सही 1/2 भी सही है। ठीक है। 1/2 का अर्थ होता है 0.5 पॉइंट, और 7.5 दोनों बराबर है। कोई इन दोनों में से कौन सा भी आप उत्तर लिख सकते हो। ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। अब अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा सवाल है कि समीकरण को हल कीजिए। अब समीकरण है z/2 - 1/5 बराबर z/3 + 1/4। ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे कि दिया है
दिया है करके हमको यही समीकरण उतार देना है, क्योंकि ये बताना है हमें कि ये दिया है। ठीक है, ये एक स्टेप इसलिए लिखते हैं कि हमारा जो सवाल है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और उसके कारण हमको एग्जाम में नंबर अच्छे मिलते हैं। इसलिए थोड़ा सा ये प्रोसेस बढ़ा देते हैं, दिया है करके लिखते हैं तो एक स्टेप और बढ़ जाती है, तो क्वेश्चन जो हल है हमारा वो बहुत लंबा दिखता है, तो उससे सामने वाले पे इम्पेक्ट पड़ता है, तो नंबर अच्छे मिलते हैं। जो कॉपी चेक करता है उसको अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है। ठीक है, वैसे तो तुम जानते हो कि तुम कितने पढ़ने वाले हो। तो अगला है Z/2। अब ये Z/3 इधर है, तो इसको इधर लाएंगे। एक काम करो, इनको इनका एलसीएम इधर ही ले लेते हैं। ठीक है, इधर उधर करने से क्या मतलब है, तो दोनों के नीचे बटे, इनका एलसीएम इधर ही ले। 2 और 5 का एलसीएम लिया तो आया 10। 10 में 2 का भाग दिया तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 का जेड के साथ गुणा किया तो 5Z माइनस 5 में 10 में 5 का भाग दिया तो 2 आएगा। अब उस 2 का 1 के साथ गुणा किया तो 2 आया। अब 3 और 4 का एलसीएम लिया तो क्या आया, 12। अब 12 में 3 का भाग दिया तो क्या आया, 3 चौक 12। 4 का जेड के साथ गुणा करेंगे तो 4Z प्लस ये 4 है, 4 का 12 में भाग दिया तो क्या आया, 4 3 12, 3 आया। उस 3 का इस 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अब हमारे सामने स्थिति क्लियर हो रही है। हम इसका कैंची गुणा कर लेंगे, मतलब इस वाली स्टेप का इधर, इस वाली स्टेप का इधर। ठीक है, तो 5Z माइनस 2 के साथ हो जाएगा 12 का गुणा, और 4Z प्लस 3 के साथ हो जाएगा हमारा 10 का गुणा। तो 12 पंजे 60, 60Z हो जाएंगे, माइनस 12 दूना 24 बराबर 10 में 4 का 40Z प्लस 10 में 3 का 30। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि पक्षपात करेंगे। पक्षपात मतलब जेड वाले एक साइड, बिना जेड वाले एक साइड, चर एक साइड, अचर एक साइड। तो 60Z, 40Z को इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो माइनस के 40Z हो जाएंगे। ठीक है, 30 तो इधर है ही सही, ये माइनस के 24 से इधर आएंगे तो प्लस के 24 हो जाएंगे। ठीक है, 60 में से 40 गए तो 20Z बचेंगे। अब इधर हमारा हो गया 30 और 20 50 और 54, कितने हो गए, 54। हमें चाहिए जेड का मान, तो 54 के बटे में चले जाएंगे 20। अब इसको काटो, काटने पे हमें मिलता है जेड का मान 2 धाम 20, 2 दूना 4, 2 सती 14। तो हमारा जेड का मान क्या आता है, 27/10। यही हमारा आंसर है, यही हमारा उत्तर है, 27/10। 12वें का उत्तर है 27/10। ये समझ में आ गया हो तो हम 13वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 13वां। 13वां सवाल ये है कि समीकरण हल कीजिए। समीकरण 5x माइनस 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 7 बराबर 2, 3x माइनस 1 प्लस 7/2। तो हम लिखेंगे दिया गया समीकरण करके समीकरण को हम उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाले को पहले हल करेंगे, क्योंकि नियम भी यही है कि ब्रैकेट वाले को पहले हल करते हैं ना तो बाद में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। तो -2 का, इस 2 का गुणा इसके साथ और इस 2 का गुणा इसके साथ भी होगा, और इसके साथ जो चिन्ह है माइनस का उसका भी गुणा होगा इन चिन्हों के साथ। तो माइनस का प्लस के साथ माइनस हुआ, 2 दूना 4x हुआ, माइनस का माइनस के साथ हुआ तो प्लस में हो गया, 2 सात 14 हो गया। अब इधर 2 तिया 6x हो गया। अब इधर माइनस हो गया, प्लस और माइनस माइनस होता है, 2 एकम 2 होता है, प्लस 7/2। अब आपके सामने है कि दोनों ब्रैकेट हल हो गए हैं, खुल गए हैं ब्रैकेट। अब हम पक्षपात करते हैं, यानी एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ। 5x माइनस 6x हो गया, और ये 4x भी है। तो एक काम करो, 5x में से 4x गया तो 5x में से 4x गया तो 1x बचा। ठीक है, इन दोनों का तो हो गया। अभी इधर आएगा माइनस के
6x हो जाएंगे बराबर। अब ये माइनस के 2, अब ये प्लस के 14 इधर है तो इधर आएंगे तो माइनस के 14 प्लस 7/2। तो ये 6x में से एक एक्स गए तो माइनस के 5x हो जाएंगे। अब 14 और 2, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये जुड़ जाएंगे। 14 और 2 कितने होते हैं? माइनस के 16 प्लस 7/2। अब इसके नीचे 2, इसके नीचे 2 नहीं है। एक काम करते हैं, जिसके नीचे कोई भी नहीं संख्या नहीं रहती उसके भी नीचे एक मान लेते हैं, एक तो रहता ही है। ठीक है, तो -5x बराबर 2 और 1 का एलसीएम लिया तो 2 आया, तो -16, 2 में 1 का भाग दिया 2 आया, तो 16 में 2 का गुणा किया, इधर आ गया 7। अब इस 2 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 10x हो जाएगा। इधर -16 दूना 32 प्लस 7, ठीक है, तो माइनस के 10x बराबर 32 में से 7 गए तो 25, 25 ही बचेंगे ना, 7 ने 5 12, इधर 2 बचा, माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 25/10। तो 5 दूना 10, 50 में 25, तो x का मान क्या आया? 5/2। x का मान आया हमारा 5/2। यही हमारा उत्तर है, यही हमारा आंसर है। ये समीकरण हल हो गया और x का मान हमारे सामने स्पष्ट आ गया, 5/2। ओके, 14वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सवाल है 14वां सवाल, जो कि एक माँ और उसकी 2 पुत्रियों ने एक कमरे का निर्माण 75,000 में करवाया। तो बड़ी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 3/8 धनराशि का योगदान दिया तथा छोटी पुत्री ने 1/2 धनराशि, छोटी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की 1/2 धनराशि। हाँ, तो 14 सवाल था कि एक माँ और उसकी 2 पुत्रियों ने एक कमरे का निर्माण 75,000 में करवाया। तो बड़ी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 3/8 धनराशि का योगदान दिया तथा छोटी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि का 1/2 धनराशि दी। तो तीनों ने पृथक पृथक कितनी धनराशि का योगदान दिया? ठीक है, तो मान लें कि माँ ने x धनराशि दी, माँ ने x धनराशि दी, ठीक है। तब बड़ी पुत्री ने, तब हो जाएगा इसका कि बड़ी पुत्री ने 3/8 दिया, तो 3/8 का x, यानी माँ की धनराशि का 3/8, तो 3/8x की धनराशि इसने दी। तो छोटी पुत्री का आ जाएगा, छोटी पुत्री ने 1/2, तो 1/2x की धनराशि का योगदान दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि तीनों ने मिलाकर कितना योगदान दिया? तीनों ने मिलाकर 75,000 का योगदान दिया, ठीक है। तो तीनों ने मिलाकर 75,000 का योगदान दिया। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह का अभाव पड़ रहा है, तो इसलिए हम इस प्रश्न को थोड़ा सा भी मिटा देते हैं। तीनों ने मिलाकर कितना योगदान दिया? 75,000 का योगदान दिया। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? x प्लस 3/8x प्लस 1/2x बराबर 75,000, ठीक है। तो ये समीकरण आ गया हमारे सामने, समीकरण को हम हल करेंगे। अब समीकरण को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम लेना। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 मान लो, तो इनका एलसीएम क्या आया? 8। अब इस 8 में 1 का भाग दिया 8 आया, उसका x के साथ गुणा किया तो 8x आया, प्लस 8 में 8 का भाग दिया 1 आया, उस x 1 का 3 के साथ गुणा किया 3x आया, प्लस 8 का में 2 का भाग दिया तो 2 चौक 8 4 आया, 4 का 1 में गुणा किया तो 4x आया, बराबर
75,000 आया। अब इस 8 का इसमें 75 में गुणा हो जाएगा, अरे जुड़ भी जाएंगे तो 8 ने 4 12, 12 ने 3 15 एक्स हो जाएंगे ये, और इधर ये 75,000 में गुणा हो जाएगा 8 का, और ये एक्स का मान आ जाएगा। तो 75,000 गुणित 8 बटे 15, ठीक है। तो अब 15 का इसमें भाग दे देंगे। तो 15 एकम 15 29, 15 60, 15 75, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 3 जीरो, एक्स का मान आया 5,000 गुणित 8, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने 8×5 = 40,000, मतलब माँ ने कितना योगदान दिया, 40,000। तो हम इसके आगे लिख देंगे माँ का योगदान। अब हमारे सामने एक्स का मान आ गया, तो हम बड़ी पुत्री का योगदान देख लेते हैं। बड़ी पुत्री का कितना है, हमने यहाँ पे देखा 3/8x, तो 3/8x बराबर 3/8, एक्स का मान है 40,000, ठीक है। इसको काट दो, 8 एकम 8, 8×5 = 40, 5,000 बराबर 3 गुणित 5,000, 5×3 = 15। तो बड़ी पुत्री का योगदान कितना हुआ, 15,000। तब छोटी पुत्री को देखते हैं। तो छोटी पुत्री हो जाएगी अपना 1/2x, 1/2x। तो 1/2 एक्स का मान है कितना, 40,000, 40,000। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0 0 0, यह है अपना 20,000। कितना आ गया, 20,000। तो छोटी पुत्री का योगदान कितना हो गया, 20,000, ठीक है। तो ये अपना हो गया माँ का योगदान, ये बड़ी पुत्री का योगदान, और ये छोटी पुत्री का योगदान, तीनों का योगदान हो गया। उसने यही पूछा था कि तीनों का पृथक पृथक योगदान कितना है। तो आपके सामने स्पष्ट है, माँ का योगदान 40,000 है, बड़ी पुत्री का योगदान 15,000 है, छोटी पुत्री का योगदान 20,000 है। ये आपका उत्तर है, आंसर है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 15वें नंबर की ओर। अब 15वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि ये एक उदाहरण के लिए दिया है, और इसके हमें मॉडल बनाना है। कैसे, जैसे ऊपर हमें दर्शाया गया है इसी प्रकार नीचे के भी सूत्र के मॉडल बनाना है। तो उसके लिए उन्होंने पहले दर्शा दिया है कि 5x - 6 = 4, मतलब जो x आएगा या y आएगा उसकी जगह हमें एक गिलास बनाना है, और जो चिन्ह है उसकी जगह चिन्ह ही रहेंगे। और अगर ये -6 हैं तो यहाँ पे -6 बार ऐसे माइनस के बन जाएंगे। अगर ये +4 है तो 4 बार प्लस के ऐसे चिन्ह बन जाएंगे, ठीक है। तो हम पहला सवाल लेते हैं। तो पहले सवाल में 7y + 14 = 7 है ना। तो 7y + 14 = 7। तो 7y मतलब 7 ग्लास बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, बन गए 7। अब प्लस के 14 है, तो यहाँ पे प्लस के 14 बनाएंगे ऐसे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14, बन गए 14। अब बराबर 7 है। अब 7 प्लस के साथ है, तो 7 भी प्लस के हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 प्लस के साथ बन गए। बन गया मॉडल। जैसा उसने उदाहरण में बताया था हमने ऐसा ही मॉडल पूरा बना दिया है। अब ये दूसरा, पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला लेते हैं। दूसरा वाला है ना, 5x
-6 + 6 बराबर 4 + 6। तो 5x मतलब 5 गिलास बनाना है। 1 2 3 4 5 बन गए 5। और माइनस के 6 मतलब 6 माइनस के बन जाएंगे से। बन गए प्लस के 6। 1 2 3 4 5 6। अब बराबर 4 प्लस के 1 2 3 4। अब 6 प्लस के 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये मॉडल इसका हो गया, ये मॉडल इसका हो गया। समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो स्कूल पढ़ने नहीं आ रहे हैं, तो उनकी मदद हो जाएगी कुछ कुछ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इतनी मेहनत की आपके लिए। थैंक यू।